आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने त्रिभुज से संबंधित मेरे पिछले क्लास को एंजॉय किया होगा। उसमें मैं खास डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाया, आप लोगों को खास चर्चा हम लोग नहीं कर पाए। मेरा मेन उद्देश्य, मेन मोटो ये था कि आप लोग पहले हमसे जुड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा उससे जरूरत की जानकारी आपको मेरे वीडियो के द्वारा आपको मिलती रहे। बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज के समरूपता के आगे चरण को देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को अपना नंबर दे देना चाहता हूं, या मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा और उससे संबंधित जो कुछ भी आप लोग को समस्या होगी आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करें। तो बच्चों, हम लोग आज बात करेंगे समरूप त्रिभुजों की। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक दो चीज है उन लोग पे हम आपका ध्यान लाना चाहेंगे। पहला कि सर्वांग सम, दूसरा समरूप, सर्वांगसम और समरूप। कक्षा 9 में, क्लास 9 में आप लोग सर्वांगसम जरूर पढ़े होंगे। तो सर्वांगसम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम। तो मतलब कि दो त्रिभुज आपस में सभी भाव से समान होंगे। सभी भाव से समान होने का मतलब क्या हुआ कि भुजा के आधार पे भी समान होंगे, कोण के आधार पे भी समान होंगे, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग समरूपता की बात करें, समरूपता की, किसकी? समरूपता की। तो समरूपता में ये सर्वांग समता से ये भिन्न होता है, अलग होता है। हम आपको पहले एक छोटा सा एग्जांपल अपने रियल लाइफ से रिलेटेड देते हैं, आप लोग शायद उससे थोड़ा बहुत परिचित होंगे। अगर आपने कोई भी डबल रोल वाली फिल्म देखी होगी, जुड़वा 2 लेटेस्ट वरुण धवन का, उसमें दोनों साइड में वरुण धवन ऐसे खड़े हैं, मान लीजिए दोनों वरुण धवन है, तो उस समय हम लोग को ये बता पाना कि कौन किसका नाम क्या है और किसका नाम क्या है, दोनों को हम देख करके रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। मतलब कहोगे, मतलब संपूर्ण रूप से एक दूसरे के बराबर दोनों में था, एकदम डबल रोल टाइप का, तो वो हो गया सर्वांगसम। वहीं पे अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, मैंने आपको रोड पे देखा और आपको बुलाया, ए बाबू सुनो इधर बेटा, अच्छा आपका पापा का नाम ये है क्या? आपकी शॉप सर को मेरे पिताजी का नाम कैसे पता चला भाई? तो कैसे चला? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ अनुवांशिक गुण, कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, कुछ ऐसा भाव जो आपके पिता में था वो मैंने आप में पाया, उससे मुझे यह ज्ञात हो पाया कि आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम लोग अपने माता पिता के समरूप हैं। बात समझ में आई? तो यही अर्थ होता है समरूपता। तो आज से लगभग 590 बीसी, 590 ईसा पूर्व थेल्स ने समरूप त्रिभुजों के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने इसकी चर्चा में कुछ सिद्धांत दिए कि समरूप त्रिभुज होने के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग सर्वांगसम पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में उन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, इसलिए हम केवल अब समरूपता के बारे में देखेंगे। तो दो त्रिभुज हम लोग लेते हैं बेटा, मान लीजिए दो त्रिभुज हम लोगों ने लिया, ए बी सी,
इधर से लिया बेटा डी ई एफ। अब हम यहां पे समरूप होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, क्या क्या नियम निर्धारित किए गए। तो समरूप होने के लिए फिल्स ने कहा कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं होंगे, कब? जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। कहोगे सर क्या क्या बोल दिए बेटा? संगत भुजाओं का अनुपात, अब यहां पर देखो बेटा, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल उस त्रिभुज में डी के, यानी कि इस त्रिभुज का जो कोण ए है इस त्रिभुज के कोण डी के बराबर, इस त्रिभुज का जो कोण बी है इस त्रिभुज के कोण ई के बराबर, इस त्रिभुज का जो कोण है बेटा कोण सी कोण एफ के बराबर। ठीक है, यहां पे हमने कोण को बराबर ले लिया है। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि अब ये जो कोण है इस कोण के आधार पर इसकी संगत भुजाएं, जैसे ए, यहां पे बेटा ए है तो ए के आधार पर भुजा क्या है? ए के सामने देखेंगे, ए के सामने ठीक बेटा क्या है आपका? बीसी। और ए किसके बराबर था बेटा? डी के। तो डी के सामने कौन सी भुजा बेटा? नाम ई एफ। तो बीसी बाई ई एफ, यही हुआ बेटा भुजाओं का अनुपात, यानी इसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे। किसमें? बट्टा में। अनुपात का मतलब होता है भिन्न में, बट्टा में। तो संगत भुजाओं का अनुपात करने का मतलब क्या हो बेटा? कि जो कोण बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात, जो कोण बराबर है उसके सामने की भुजा का अनुपात। तो है ए के सामने बीसी, डी के सामने ई है, तो बीसी बाई ई एफ। अब बेटा उसी तरह अगर हम बी की बात करें तो बी के सामने ए सी, बी किसके बराबर बेटा? यहां पे देखिए ई के बराबर, तो ई के सामने डी एफ। उसी तरह सी है बेटा, तो सी के सामने ए बी, और फिर सी है एफ के बराबर, तो ये देखो बेटा एफ, तो एफ के सामने कौन सी भुजा आ गई? डी ई। यही हुआ बेटा संगत भुजाओं का अनुपात। और संगत कहेंगे कि संगत कोण के आधार पर संगत भुजाओं का अनुपात, या संगत भुजाओं का अनुपात के आधार पर संगत कोण। यानी कि अगर आपको बीसी बाई ई एफ दिया हुआ है बेटा, मान लो कि आपको ये नहीं दिया हुआ रहता, ये इतना चीज नहीं है, तो बीसी बाई ई एफ देखा, बीसी और यहां देखा ई एफ, तो बीसी और ई एफ समझ गए। तो ठीक सामने का, ठीक है सामने का, संगत का मतलब ये समझिएगा उसके ठीक सामने कौन पड़ रहा है। तो भाई बीसी के ठीक सामने ए, ई एफ के ठीक सामने डी, यानी ए बराबर डी। अगर इसमें बी और ई बराबर है तो बी कहेंगे फिर संगत। संगत का मतलब क्या भाई? बी के सामने ये है बी, बी के सामने ए सी और ई, तो ई के सामने डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को इसमें कहीं कोई दिक्कत हुई हो। ठीक है, तो अब हम लोग ये कब होगा? जब हम लोग समरूपता के सिद्धांत को जानेंगे। सर्वांग समता नहीं, सर्वांग समता यदि रहता तो तब क्या होता? अगर मैं बोलूं कि सर्वांग सम है, सर्वांग समता रहता तो यहां पे कोण बराबर होता, यानी ए बराबर होता बेटा आपका डी, बी बराबर होता बेटा आपका ई, सी बराबर होता बेटा आपका एफ, और ए बी बराबर क्या रहता? डीई, बी सी बराबर रहता बेटा आपका ई एफ, और ए सी बराबर आपका रहता बेटा डी एफ। ये कब, ये चीजें कब होती? जब त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती, सर्वांग सम, ना कि समरूप। क्लियर है? तो इन सब सिद्धांतों से हम दो को एक चीज पता चलेगा। वो चीज क्या पता चलेगा?
उसको आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा कि दो सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है। सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट समरूप आकृतियां कर लीजिए बेटे यहां पे। समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी। समरूप में हम लोग यानी कह सकते हैं कि जो फिगर सर्वांगसम है वो समरूप हो सकते हैं, क्योंकि जब सर्वांगसम हो जाएगा बेटा तो समरूप हो सकता है, लेकिन जो समरूप सिर्फ रहेगा उसको हम लोग सर्वांगसम नहीं बोल सकते। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो यानी इस तरह से हम लोग ये दो चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इन चीजों को आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर इनको समझने में बेटा आप लोग कहीं दिक्कत हुई हो तो मैं कहूंगा कि इस चीज को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करके देखें और इस चीज को अपने मन में बैठाएं, तभी ये कंटेंट बेटा आगे क्लियर होगा। और उसके बाद में दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे संपर्क जरूर करें। आप लोग इसको देखें, फिर हम जस्ट इसके आगे का एक टॉपिक देखेंगे। 15 से 20 सेकंड एक छोटी सी झलक देखिए इसकी आप लोग। लगता है आप लोगों ने अब देख लिया होगा इसको। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग का जो त्रिभुज में सबसे पहला जो पढ़ना है आप लोग को बेटा वो है थेल्स का प्रमेय। क्या पढ़ना है? थेल्स का प्रमेय। चलिए अब हम लोग थेल्स का प्रमेय पढ़ते हैं बेटा। तो पहले हम लोग थेल्स का प्रमेय पढ़ने से पहले उसका एक रफ स्ट्रक्चर देखेंगे, रफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग उसको सिस्टमैटिकली एकदम लिख के करेंगे। ठीक है, तो थेल्स का प्रमेय बेटा क्या कहता है? देखो, थेल्स के प्रमेय में बेटा कहा जाता है, ये थेल्स कौन थे तो पता है आपको, पिछले क्लास में मैंने चर्चा की थी। तो थेल्स ने अपने प्रमेय में कहा कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा को के जो समांतर है। फिर से एक बार देखिए, एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं बेटा। मैंने जो लाइन बोला फिर से मैं उसको रिपीट करूंगा, ABC। ठीक है, मैंने बोला कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, तो यहां पे बेटा 3 भुजा है, BC है, AB है, AC है। तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो मान लीजिए बेटा इसके समांतर हम एक रेखा खींच दिए। ठीक है, तो यह अन्य दो भुजाओं को दो विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो BC के समांतर खींचा बेटा, तो अन्य दो भुजा हुआ AB और AC, विभिन्न बिंदुओं पर काटती है। एक यहां कटा और एक यहां कटा, तो नाम दे दिए बेटा P और Q। ठीक, काटती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात 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 मतलब बट्टा। तो यानी ये जो भुजा का अनुपात आएगा बेटा, यानी क्या, ये इतना AP बाई PB, इधर से बेटा AQ बाई QC, यानी ये अनुपात आपस में बराबर होगा। यही थेल्स ने कहा। थेल्स ने अपने प्रमेय में कहा कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं
वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, अब इस चीज को बेटा, इस बात को हमको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। तो किसी भी सत्यापन के लिए बेटा जो जो चीज रहता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रमेय। प्रमेय यानी जो कह रहा है, उसके बाद लिखते हैं दिया गया, जो आपको उस प्रमेय के आधार पे जो आपके पास है तो दिया हुआ। फिर दिया हुआ के बाद यानी कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग को जो जो चीजें सिस्टमेटिकली लिखनी होती है हुआ है प्रमेय दिया हुआ। उसके बाद जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद अगर रचना की, रचना का मतलब कोई ऐसी व्यवस्था आकृति में करना जिसके द्वारा जो हमें सिद्ध करना है वो हमारा आ सके, तो वो हम रचना में डालेंगे। उसके बाद प्रमाण, यानी जब हमारा प्रूफ यहां से शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो बातें कही वो प्रमेय में जाएगा, और उसके आधार पे जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल होगा वो दिया हुआ में, और जो ये लाना है ये सिद्ध करना में, कुछ एडिशनल कुछ जो फिगर में इंप्लीमेंट होगा वो किस में जाएगा, रचना में, और उसके बाद हमारा प्रमाण आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें बेटा कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है किसी प्रूफ में कि हम लोग जो चीज पहले पढ़ चुके हैं उन चीजों का उसमें उपयोग आता है ना, क्या आता है, उपयोग। ठीक है, तो हम मेरा भी इसमें एक उपयोग आएगा जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो पहले हम उस चीज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 9 में आप लोग को एक प्रमेय पढ़ना था बेटा कि कोई भी त्रिभुज जिसका आधार सेम हो और सेम पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाओं के बीच में हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो बेटा आपस में बराबर होते हैं। तो ये मान लीजिए और ये मान लीजिए। चलिए कोई नहीं, फिर से हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेलल लाइन ले लिए ऐसे एकदम, यहां पे हम लोग देखेंगे कि ए बी सी, यहां मान लेते बेटा डी। तो यहां पे देखें, ये मान लीजिए कि एल और एम, यानी बोल दिए बेटा एल पैरेलल है एम के, यानी ये दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर है। जब रेखाएं आपस में समानांतर हो और यदि कोई त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में हो, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बेटा आपस में बराबर होता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि यदि कोई त्रिभुज, दो रेखाएं आपस में यदि समांतर हैं और उनके बीच का जो त्रिभुज है जिसका आधार एक ही हो और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में अवस्थित हो, तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो यहां देखो बेटा त्रिभुज एबीसी, ये रहा ए बी सी, इसमें देखो बीसी आ गया बेटा, और फिर से डी बी सी लेते हैं, तो फिर से बेटा बीसी आ गया, तो बीसी सेम आधार, वही आधार हो गया, और दोनों ही त्रिभुज ए बी सी डी बी सी किस समांतर रेखाओं के बीच में है, एल और एम के बीच में है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये कंटेंट का बेटा उसमें यूज आएगा, किसमें, थेल्स के प्रमेय में। ठीक है, तो हम लोग थेल्स का प्रमेय बेटा देखेंगे।
इस थ्योरम का छोटा सा यूज आएगा उसमें, इसलिए मैंने आपको ये लोग बताया। ठीक है, अब थेल्स का हम लोग थ्योरम देखेंगे बेटा। तो थेल्स ने अपने थ्योरम में कहा, क्या कहा बताए होंगे, आप लोग को ध्यान में होगा। एक फिगर बना लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग एक कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है। खींच लेते हैं हम भी, एम एम। ठीक है, तो यह त्रिभुज में यह रेखा अन्य दो भुजाओं को दो जगह पे काटा, एक एम पे काटा, एक एन पे काटा। इस तरह से काटता है कि तो हमको यह बताना है कि इसका अनुपात कटान बिंदुओं से मिला हुआ भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ठीक है, तो मैं एक बार डिक्टेट करता हूं, प्रमेय आप लोग लिख लेंगे, या आप लोग के पास जो पुस्तकें अवेलेबल होंगी उसमें आप लोग प्रमेय लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं प्रमेय एक बार बोल देता हूं, आप लोग अपना नोट अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, प्रमेय इस प्रकार है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती हैं वो बिंदुएं अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो इस फिगर में बेटा सबसे पहले गिवन यानी दिया हुआ जो है आपका प्रमेय वो तो हो गया। प्रमेय के बाद बेटा हम लोग लिखते हैं दिया गया, दिया गया है कि, या दिया गया है, दिया गया, क्या दिया हुआ है आपको, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समानांतर एमएन खींची गई जो AB को M पर तथा AC को N पर काटती है। यही था, MN एक समानांतर खींचा गया जो AB को M पे काटा और AC को N पर काटा। उसके बाद दिया गया है, बाद क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो काटा उसके कटान बिंदुओं से जो अनुपात मिला, यानी यहां के कटान बिंदु से अनुपात हमें क्या मिलेगा, ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ठीक है, अगर इसमें रचना होगा बेटा, रचना हम लोग देखते हैं। रचना क्या होगा कि M से, इस M बिंदु से इस AC पर एक लंब डालना पड़ेगा। लंब का मतलब 90 डिग्री, और N से भी डालना पड़ेगा। यहां मान लीजिए बेटा P पड़ा और ये Q, और इस M को बेटा C से मिला देंगे और N को B से मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पूर्ण फिगर हुआ। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बेटा कि रचना M से MQ तथा N से NP, M से MQ, N से NP क्रमशः AC तथा AB पर लंब डाला
यानी क्रमशः यानी पहले AC पर डाला और फिर AB पे डाला, ठीक है। तथा MC, यहां तथा कॉमन लिए MC तथा BN को मिलाया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दिया गया, यानी जो प्रमेय के आधार पे जो हमको कहा उसको मैंने बेटा दिया गया मैं नोट कर लिया, और उस दिया गया के अनुसार जो हमको सिद्ध करना है वो यहां पे आ गया बेटा। और जो सत्यापन के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ रचनाएं जो हम लोग स्वयं से करते हैं वो रचना में डालेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग आता है हम लोग का क्या, प्रमाण, ठीक है। तो आप लोग एक बार यहां से लेकर के पूरा फिगर को एनालिसिस करके यहां से ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा प्रमाण देखते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो यहां पे अगर बेटा अगर हम लोग देखिए तो ऊपर में अगर त्रिभुज AM का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार हम बेटा ले लेते हैं AM को, AM, और ऊंचाई ले लेते हैं तब AM पे लंब है बेटा, नाम क्या है इस लंब का, NP, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये जो बेटा मैंने अनुपात लिया, ये जो क्षेत्रफल लिखा, उसी तरह अगर हम लोग इस त्रिभुज का त्रिभुज BMN, इसको एक मान लेंगे सर, त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल। अब जैसे बेटा मान लीजिए कि हम ऐसे आप त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पे मान लो बेटा ये जो लाइन है इसके समानांतर यहां पे एक लाइन है, तो ये जो बेटा लंब होगा वो इस त्रिभुज के लिए भी लंब होगा। नहीं समझे बात, फिर से देखिए, अगर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है, तो त्रिभुज में जो लंब होती है कोई जरूरी नहीं कि वो लंब हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहे, तो वो सर यहाँ पे लंब अंदर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। लंब यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ 90, यहाँ से ये ऐसे 90 बनाएगा सर, और इस भुजाओं को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, तो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये भी उसका लंब ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहां देखिए त्रिभुज BMN, तो वह 1/2 आधार मैंने लिया BM गुने BM को क्या लिया, आधार लिया, तो देखो तो BMN N पे आ जाइए, देखिए N पर से एक बिंदु, इस BM, ये BM अगर आगे बढ़ेगा तो P पे जाकर लंब बन जाएगा इसका, यानी इस N बिंदु से इसके बढ़े हुए भाग पर लंब है। इस त्रिभुज BMN, इस N बिंदु से इस BM के बढ़े हुए भाग पर लंब दिख रहा है हमको NP, तो हम लोग इसको NP लंब ले सकते हैं, तो और इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन और इक्वेशन 2 दोनों को आपस में यदि डिवाइड करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 1 और
2 से, 1 और 2 से, तो त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने AM गुना NP बटा 1/2 गुना BM गुना NP। जो बेटा बराबर है काट दीजिए। क्या आया? AM बाई BM, 1/2 कट गया, NP बाई NP कट गया, ये बच गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। ठीक है। अब जैसे इधर से लिए, अब हम लोग इधर से अगर अनुपात लेते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, या पुनः पहले लिख लेते हैं पुनः, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो फिर से लिखते हैं त्रिभुज। इधर से त्रिभुज लिया ANM, ANM का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CNM का क्षेत्रफल। ये देखो यहां पे बेटा मैंने अलग अलग शो किया था, उसके बाद यहां अनुपात लिया। यहां पे अब मैंने इधर वाले त्रिभुज में ANM और CNM में अलग अलग नहीं शो किया, एक ही बार अनुपात ले लिया। तो ANM का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने AN गुना NP बटा 1/2 गुना CN गुना। अब देखो CN आधार इस त्रिभुज में कहीं हमको लंब तो नहीं दिख रहा है बेटा, कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये देखो, लेकिन हाँ इस CNM में M बिंदु से लंब इधर गया हुआ है, और जो कि इस त्रिभुज के बढ़े हुए भाग जो CN आगे बढ़ा A तक, वहां पे जाकर लंब दिख रहा है हमको। तो इस त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा? MQ, और यहां NP नहीं होगा बेटा। ये देखो MQ, ANM में M से इसको लंब जाना, तो यहां पे MQ हो जाएगा, और इसके लिए भी हो जाएगा MQ कट गया, 1/2 कट गया, क्या बचा? AN बटा CN। ठीक है। अब अभी जस्ट पीछे जो थोड़ा पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि दो समानांतर त्रिभुज के बीच का क्षेत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पे देखिए सर, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, ये मैं सेट कर देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, और इधर से देखिए यानी MNC यानी CNM और BMN दोनों त्रिभुज का, दोनों ही त्रिभुज MN आधार हुआ और MN और BC आपस में समानांतर है, तो दोनों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा भाई। जब दोनों ही त्रिभुज सेम आधार MN पर है और MN और BC समानांतर रेखाएं हैं, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो यहां उसी बात को हम लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज जो एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होती हैं, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। लिख दिया इतनी बातें। तो देयरफॉर अब CNM, जो बेटा ये CNM है, ये किसके क्षेत्रफल के बराबर हो सकता है? BMN के बराबर हो सकता है।
तो लिख देंगे त्रिभुज CNM का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल। ठीक है, जब क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया तो ये जो CNM है इसके जगह पे BMN को लिख सकते हैं। देखो CNM और ये BMN बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को 4 मान लीजिए और चौथे में और इसको 5 मान लीजिए। 5 से 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। यहां पर उस चीज को लिख देते हैं 5 से 4 में इस वैल्यू को पुट करना है ना। वैल्यू 5 से 4 में वैल्यू रखना है, तो BMN के जगह पे हम लोग या तो CNM इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते थे। यहां पे अगर BMN नहीं लिखना है, हम चाह रहे थे ये लिखना, तो ये वाला किसमें पुट कर देते, 3 में। इसमें पुट करना है तो हम BMN पुट कर देंगे CMN के जगह, है ना। तो 5 से 4 में मान रखने पर, 5 से 4 में मान रखने पर जब बेटा मान बदलेंगे तो यहां पे देखो ऊपर में त्रिभुज ANM का क्षेत्रफल बटा CNM के जगह पे BMN, त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल बराबर क्या है AN/CN। अब देखो ये जो ऊपर में ANM है, ANM या AMN, नाम ऐसे बोलो AMN ANM, एक ही त्रिभुज ना है, कोई दिक्कत, दोनों त्रिभुज तो एक ही है, तो इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। एक ही त्रिभुज का नाम हुआ ना। जैसे आपको आपके घर जाना है, आपका घर मान लीजिए चौक पर स्थित है, तो कोई आपको तो ये भी बोल सकता है कि आप है चमडोरिया की तरफ, या आप कहीं पे ऐसे जगह पे, तो अलग अलग दिशाओं से एक जगह पहुंचा जा सकता है। तो कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, कोई दूसरा, लेकिन आपका गंतव्य स्थान तो एक ही रहेगा। तो वही त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज AMN या त्रिभुज ANM दोनों का एक क्षेत्रफल, नाम अलग है लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा, एक होगा, है ना। तो जब यहां पे देखो बेटा 1 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर को जब हम तुलना करेंगे, 3 और 6 को, 3 तथा 6 से, 3 नंबर में देखिए क्या है, AMN का क्षेत्रफल ANM है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में देखो नाम, केवल नाम का पोजीशन चेंज है, लेकिन उस फिगर का क्षेत्रफल तो एक ही होगा। और फिर BMN का क्षेत्रफल, BMN यानी क्या, किसी भी इक्वेशन का अगर एक पक्ष चाहे दायां या बायां बराबर हो तो दूसरा पक्ष बराबर होता है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये बायां पक्ष और ये बायां पक्ष आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब जब बायां पक्ष समान तो दायां पक्ष में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो 3 और 6 से हम क्या लिख सकते हैं, AM/BM इक्वल टू AN/CN। ठीक है, अब इस नाम को जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए। Therefore AM/MB इक्वल टू AN/NC, सत्यापित। आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको समझाऊंगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग देखिए,
चलिए आते हैं हम लोग फिर से कंटेंट में। तो पहले फिर से बात सुनते हैं कि थेल्स ने बोला क्या, कि थेल्स ने बोला कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह जिन दो बिंदुओं पर काटती है उनके कटान बिंदुओं से लिया गया अनुपात आपस में बराबर होता है। तो जो भाई अपना स्टेटमेंट में लिखा उस आधार में क्या लिखा कि त्रिभुज ABC में BC के समानांतर, ये रहा BC के समानांतर MN खींची गई, ठीक है। जो AB को कहां पे काटा, ये देखो AB को M पे काटा, AC को N पे काटा, है ना। तो क्या आएगा, जो उनके कटान बिंदु से जो अनुपात मिलता है, यानी A से M AM बाई MB और AN बाई NC, AM बाई MB AN बाई NC, ठीक है। अब रचना में क्या किए कि M से MQ, N से NP लंब डाल दिया और MC को जोड़ दिया और BN को जोड़ दिया, ठीक है। यहां तक लिख लिया। अब यहां पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जिक्र किए AMN का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 AM गुना NP लिख दिए। अब इधर से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए MBN या BNN, तो 1/2 BM गुना इस त्रिभुज के लिए BNM के लिए ये NP ही इसका लंब होगा, ठीक है। कैसे बता चुके हैं, तो ये आया। अब चूंकि यहाँ पे हम देखो कि सर आप यहाँ पे अनुपात कैसे ले लिया, आप कैसे समझे, तो यहाँ पे बेटा देखो भुजा का अनुपात है, समझ जाना है। जब 2 का अनुपात है, यानी कि हम कहीं ना कहीं बटा चाहिए, तो अनुपात लेना है, तो दोनों का अनुपात कर लिए। तो ये ANNY और इधर से BMN, यहाँ अनुपात ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का अनुपात यहाँ पे आ गया, तो जो एक जैसा था वो कट गया, क्या बचा AM बाई BM, ठीक है। उसी तरह जब अनुपात इधर से लिए ANM में और NCM के त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो सब कट गया, AN और CN बचा, AN बटा CN, है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहां पर देखो जिसका BMN और CNM दोनों ही MN समान एक ही आधार है और दोनों ही MN और BC भुजाओं के जो आपस में समानांतर है उनके बीच में है, यानी दोनों का त्रिभुज के जो भी क्षेत्रफल है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां देखो जहां पे CNM को किससे रिप्लेस कर दिया, BNM से, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये रहा 3 और ये रहा 6, 3 और 6 को जब हम कंपेयर किए तो यहाँ AMN का क्षेत्रफल और ANM का क्षेत्रफल, कहने का मतलब ये मेरा घर है ABCD, है ना, इसका क्षेत्रफल 50 है। तो अगर हम आए तो कहेंगे ABCD का क्षेत्रफल 50 है, आप आइएगा कहिएगा BCDA का क्षेत्रफल 50 है, कोई थर्ड पर्सन आएगा तो कहेगा CDAB का क्षेत्रफल 50 है, तो घर बदल गया क्या, कि वही है ना भाई। तो नाम आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात चूंकि क्षेत्रफल की हो रही है तो क्षेत्रफल तो बराबर होगा। तो ANM का क्षेत्रफल यहां भी ANM का क्षेत्रफल, ठीक है। ये CNM का क्षेत्रफल, ये CNM का क्षेत्रफल को हमने BMN के क्षेत्रफल से रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब इस यहां पे हमने लिखा 3 और 6 से 3 नंबर खोजिए कहां है, ANM, यहां M है, यहां N है, लाल के वाला के पीछे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो BMN मतलब बेटा ये जो पोर्शन है ये वाला और यहां से ये वाला, ये बायां पक्ष बराबर किसी भी इक्वेशन का बायां पक्ष बराबर तो दाहिना पक्ष में क्या होता है, बराबर
ठीक है। तो भाई जब ये बराबर, तो इधर से am बाई एम बी और इधर से am बाई सी ए, ठीक है बराबर। आपको वैसा प्रूफ करा दे am बाई बी है am बाई एन सी, तो यहाँ पे an, यहाँ जो सी एन था उसको बेटा नेम का ऑर्डर चेंज कर लिए, एन सी कर लिए। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर एक बार देखिएगा, खुद से करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर से आप लोग की समस्या के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, फिर से हम लोग इसके विषय पे चर्चा करेंगे और इसके आगे वाले टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और किसी भी तरह के सहयोग के लिए आप लोग चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर पे आप लोग हमको व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप लोग के लिए टाइमिंग भी हम निर्धारित कर देते हैं। आप 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।